हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ामों में जो कंप्यूटर वाले सेक्शन से सवाल आएगा, बेसिकली उसी के सेक्शन को कवर करने के लिए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक वाइज जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं की पीवाईक्यूज़ को हम लोग सॉल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट किया है। ओके, तो बेसिकली जो आज का टॉपिक होगा वो आज का होगा आपका एम एस एक्सेल। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने एम एस वर्ड के बारे में जितने भी पॉइंट आए थे यानी जितने भी सवाल आए थे उनको मैंने कवर कर लिया था। आज वाला जो है उसी के आगे के टॉपिक को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे और इससे देखेंगे कि सवाल किस तरीके से आते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैंने देखा कि मतलब अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं। ओके, तो सवाल पे सीधे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग एम एस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एम एस एक्सेल आखिर काम कैसे करता है, ये होता क्या है और इसके क्या क्या उपयोग हैं, जहाँ जहाँ ये हम लोगों को काम करने के उपयोग में लाया जा सकता है। ओके, तो एम एस एक्सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो बेसिकली एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल एक तरीके का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, इसीलिए इसके नाम के आगे एम एस लिखा जाता है। एम एस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है जिसे बिल गेट्स साहब ऑन करते हैं वो बेसिकली इसको डेवलप किया है। ओके, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात किया जाए तो इसमें जो होता है कि डेटा की जानकारी मतलब डेटा या जानकारी को टेबल के रूप में लिखने के लिए ये काम आता है, गणना करने के लिए आता है। इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो ये विश्लेषण करने के लिए भी काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। ओके, तो आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश किया जाए तो एम एस एक्सेल बेसिकली एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रोज़ रो, वो फुल वाला रोज़ नहीं, रो यानी पंक्तियाँ एंड कॉलम। ओके, रोज हो गया एंड कॉलम्स, यानी कहने का मतलब है कि एम एस एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रोज और पंक्तियों की मदद से डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसे सजा सकते हैं और उस पर गणितीय काम कर सकते हैं। यानी आप मैथमेटिकल कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं, कोई फार्मूला लगा के कुछ आंसर निकालना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली आप एम एस एक्सेल के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, बेसिकली इसमें जो भी सेक्शन डिवाइड होगा वो रोज और कॉलम में डिवाइड होता है बेसिकली। और ये जो एम एस एक्सेल है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मैथमेटिकल जो फार्मूलेज होते हैं या मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुतायत रूप में यूज किया जाता है। ओके, एम एस एक्सेल की अगर उपयोग की बात किया जाए कि इसका मुख्य रूप से कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो डेटा को टेबल में लिखने की बात करता है ये, यानी किया जा सकता है, इसमें इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। ओके, डेटा को टेबल में लिखने का काम ये कर सकता है, फिर उसको व्यवस्थित करने का काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली कैलकुलेट कर सकता है यानी गणना कर सकता है, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सारी चीज़ें ये करने के लिए सक्षम होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके उपयोग की तो ये बेसिकली चार्ट को या ग्राफ को बनाने के काम आता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए काम आता है। सपोज कीजिए कि आपको कोई अपने स्कूल में या कॉलेज में जो भी जहाँ भी आप पढ़े हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अलग अलग तरीके के मार्क्स को एक क्यूमुलेटिव फार्मूलेज में अप्लाई करके एवरेज निकाल लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एम एस एक्सेल करता है। इसके अलावा ये डेटा का विश्लेषण करने के भी काम आता है। ये जो जितना पॉइंट मैंने आपको बताया बेसिक चीज़ें, ये क्या है एम एस एक्सेल के जो उपयोग होते हैं यानी ये कहाँ कहाँ या किस फील्ड में ये उपयोग किया जा सकता है उससे संबंधित है। ओके, तो बेसिकली इसमें अगर फार्मूलाज और फंक्शन जो लगाए जाते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे सम हो गया, एवरेज हो गया, ये सब चीज़ें एम एस एक्सेल के माध्यम से ही किया जाता है। ओके, ये फाइनली अगर आप देखिए तो बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव चीज़ होता है एम एस एक्सेल। अगर आप लोग लैपटॉप में यूज कर रहे होंगे तो बेसिकली आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एम एस एक्सेल का जो काम होता है अगर देखा जाए तो ये मैथमेटिकल कामों के लिए काफ़ी यूज होता है, यानी गणना करना, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, पाई ग्राफ बनाना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एम एस एक्सेल के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के सवाल आएंगे डीआई से, डीआई का जो सवाल बनाया जाएगा उसको एक डेटा दिया जाएगा या पाई चार्ट दिया जाएगा या बार ग्राफ दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे तो एम एस एक्सेल के माध्यम से ही बनाई जाएंगी। तो ये कुछ इसकी बेसिक पॉइंट है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी था और बहुत खास बात नहीं है, बट मतलब ये है कि जितना इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, उसे हम लोग सवाल के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है और बिल्डअप हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा सवाल हम इन पर्टिकुलर टॉपिक से कवर करेंगे या लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी होगी।
क्योंकि इसको एक थ्योरेटिकल पार्ट में जो बच्चा कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, या आप कह लीजिए लैपटॉप पे काम किया ही नहीं है, या एम एस एक्सेल पे या एम एस वर्ड या पावर पॉइंट पे काम किया ही नहीं है, तो उसको ये समझने के लिए एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत ही काफ़ी दिक्कतें आएंगी। जिस बच्चे ने किया हुआ है उसे ये समझना बड़ा आसानी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं किया वो सवाल नहीं कर सकता, सवाल कर सकता है बिल्कुल। उसको मल्टीपल जो PYQs आए हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके या उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ करके आप भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि सवाल किस तरीके से आते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको मतलब उन सारे सवालों को एक समराइज फॉर्म में भी हम बार बार रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर के पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं एम एस एक्सेल के। लास्ट लेक्चर में मैंने एम एस वर्ड को ऑलरेडी जितने भी सवाल आए थे एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाके वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो एम एस एक्सेल का जो पहला सवाल है वो क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट कि एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन पहचानिए। कहने का मतलब है कि सेल रेफरेंसिंग के बारे में ये सवाल पूछ रहा है, यानी सेल संदर्भ के बारे में ये सवाल पूछना चाह रहा है। जस्ट अ मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए और हम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। ओके ओके, तो हम लोग मूव करते हैं। सवाल जो पूछ रहा है वो अबाउट एक्सेल सेल रेफरेंसिंग के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले सेल रेफरेंस होता क्या है उसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर सेल रेफरेंस की बात किया जाए, सेल रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सेल रेफरेंस क्या होता है। तो सेल रेफरेंस किसी वर्कशीट पर किसी सेल या सेल की श्रेणी को संदर्भित करता है। कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो सेल रेफरेंस का जो एक्चुअल मतलब होता है वो स्प्रेडशीट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल का पता यानी एड्रेस लगाने के लिए जो हमें यूज करते हैं वही सेल रेफरेंस होता है। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि सेल रेफरेंस किसी वर्कशीट पर किसी सेल या सेल की श्रेणी को संदर्भित करता है और इसका उपयोग करके वो फार्मूले में किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसी सेल रेफरेंस का यूज करके फार्मूलेज में इन सब कॉन्सेप्ट को या पॉइंट्स को या डेटा को अप्लाई किया जा सकता है, ताकि जो एक्सेल है उन मानों को यानी उन डेटा को ढूंढ सके जिसकी गणना आप उन सूत्र से करवाना चाहते हैं। बेसिकली आप जो भी फार्मूला इसके थ्रू आंसर निकलवाना चाह रहे हैं वो आप डेटा इस एक्सेल में आप यानी कह लीजिए कि इस सेल रेफरेंस में पुट कर देंगे, तो ये फाइनली कैलकुलेट करके आपको उसका रिजल्ट दे देगा। ओके, यह बेसिकली दो फॉर्म मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो रोज हो गया, एक हो गया आपका, एक तरफ आपका रोज हो गया यानी पंक्तियाँ हो गई, और एक आपका हो गया कॉलम। ओके, रोज और कॉलम में इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करना होता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। पहला जो इसका प्रकार है या टाइप कह लीजिए आप, रिलेटिव सेल रेफरेंस। CR का मतलब हो गया सेल रेफरेंस, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके, तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा वाला जो है आपका वो आपका हो जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एक एक करके अभी हम लोग समझेंगे, तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना कॉन्सेप्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, इतना आप मतलब पेशेंस बना के बढ़िया बैठिएगा। ओके, तो सेल रेफरेंस मैंने आपको बताया कि बेसिकली किसी वर्कशीट पर किसी सेल या सेल की जो श्रेणी होती है उसको संदर्भित करता है, और इसका उपयोग करके यानी सेल रेफरेंस का उपयोग करके फार्मूले में किया जा सकता है, ताकि एक्सेल में आप जो भी डेटा या जो भी मान ढूंढ रहे हैं उसको ये गणना करके आपको उसी सूत्र के माध्यम से आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो फिर मैंने आगे बताया ये कि इसमें बेसिकली दो चीज़ों का यूज किया जाता है, एक तरफ रोज एक तरफ कॉलम। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट में सेल रेफरेंस है वो तीन तरीके का होता है। पहला हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा जो हो जाएगा इन दोनों को कंबाइंड कर लेंगे तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो एक एक करके देखते हैं कि जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो क्या काम करता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव सेल डिफरेंस में एक सेल के फार्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करने पर रो और कॉलम की जो वैल्यू होती है वो रिलेटिव स्थिति के आधार पर बदलती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इससे अभी जो सवाल आया हुआ है ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। मैंने कहा सिंपली कि रिलेटिव सेल डिफरेंस में एक सेल के
फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करने पर, यानी एक सेल से आप दूसरे सेल में जा रहे हैं तो उसके फार्मूले को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो रो और कॉलम की जो वैल्यू है वो रिलेटिव स्थिति के आधार पर बदलती है। इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड नहीं होता है। तो रिलेटिव जो सेल डिफरेंस है वो बेसिकली देखा जाए तो वो फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि अगर एक फार्मूले को दूसरे रो या कॉलम की वैल्यू के उसमें पुट करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो चेंज हो जाएगा। यही कारण है कि सेल की जो स्थिति होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि रिलेटिव सेल डिफरेंस में जो वैल्यू आएगी वो फिक्स्ड आएगी कि नहीं आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सेल से दूसरे सेल में अगर आप जा रहे हैं और उसके फार्मूले को कॉपी कर रहे हैं तो रो और कॉलम की जो वैल्यू है वो रिलेटिव कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहेगी। ओके, यही रीज़न है कि जो रिलेटिव एब्सोल्यूट आप कह लीजिए रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो चेंज होता रहेगा, यानी फिक्स्ड नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात किया जाए तो इसमें क्या होगा कि रो और कॉलम को एक साथ डॉलर चिन्ह के साथ लॉक किया जाता है। लॉक करने का मतलब ये कि वो फिक्स हो जाएगा। ओके, कोई भी चीज़ आपको लॉक करना, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, अगर आपको मोबाइल लॉक करना है तो उसको लॉक करेंगे तो कोई चीज़ इधर से उधर मूव नहीं होगी, फिक्स हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है दूसरा वाला जो है, उसमें अगर देखा जाए तो रो और जो कॉलम होते हैं उसमें एक चिन्ह लगाया जाता है, वो डॉलर का साइन लगाया जाता है। कौन सा? डॉलर का साइन लगाया जाता है, और इसी के साथ ये फिक्स हो जाता है, जिससे कि उस विशेष सेल की जो वैल्यू होती है ना वो फिक्स्ड हो जाती है और पूरे वर्कशीट में नहीं बदलती। तो इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है वो फिक्स्ड होता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन रिलेटिव वाला जो है वो नहीं होता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सवाल इससे आपको देखने को मिलेगा। जो तीसरा वाला है, तीसरा यानी मिक्स्ड सेल डिफरेंस में अगर देखा जाए तो रो या कॉलम को डॉलर चिन्ह के साथ लॉक किया जाता है, जिससे उस विशेष रो या कॉलम की जो स्थिति होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मिक्स्ड वाला भी जो है वो फिक्स्ड हो जाता है, यानी ये भी फिक्स्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमारे सामने समझ में आया कि जो सेल डिफरेंस होता है, अगर उसको उसके जो 3 प्रकार मैंने बताया, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स, उसमें से 2 फिक्स होते हैं, एक रिलेटिव जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। सिंपली आप इतना पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिलेटिव वाला जो सेल डिफरेंस है वो फिक्स्ड नहीं होता है, एब्सोल्यूट वाला और मिक्स्ड वाला जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ओके, यानी कहने का मतलब एक फिक्स होता है, 2 फिक्स नहीं होता। कौन सा फिक्स नहीं होता वही आपको ध्यान रखना है, बाकी तो 2 फिक्स होते रहे। ओके, हम लोग आते हैं, इतना समझने के बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऑप्शन पे कि सवाल के ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो सवाल यही पूछ रहा है कि एक्सेल सेल संदर्भ यानी सेल रेफरेंस के बारे में सही कथन को पहचानिए। ओके, एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, यानी एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, जो दूसरा नंबर मैंने आपको बताया। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यानी निरपेक्ष संदर्भ जो है पंक्ति या स्तंभ संदर्भों को लॉक करने के लिए डॉलर का उपयोग करता है। मैंने बताया कि एब्सोल्यूट वाला जो है वो डॉलर का उपयोग करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी पहला वाला जो है आपका स्टेटमेंट सही है कि यानी जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता है वो डॉलर जो साइन होता है उसको उपयोग करके रोज और कॉलम को लॉक कर देता है, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो सेल रेफरेंस होता है आर नॉट यूज इन फार्मूलाज। भैया पूरा एक्सेल ही फार्मूले में यूज़ किया जा रहा है, तो कैसे ये फार्मूला में यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो बेसिकली सेल रेफरेंस आर नॉट यूज इन फार्मूला। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए हमसे सवाल क्या पूछा है, सही कथन के बारे में। ओके, तो पहला वाला जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूजेस डॉलर साइन टू लॉक, इसमें रेफरेंस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सेल रेफरेंसेस आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मूला, ये आपका गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, ऑप्शन बी। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि एक्सेल में मिश्रित संदर्भ संभव नहीं है। जो तीसरा टाइप है वो मिक्स सेल रेफरेंस मैंने बताया, ये तो पॉसिबल कैसे नहीं होगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि रिलेटिव रेफरेंसिंग कीप्स द सेल फिक्स्ड इन ऑल फार्मूलाज। नहीं, ये फिक्स नहीं होता। मैंने आपको बताया कि रिलेटिव जो सेल डिफरेंस है वो फिक्स नहीं होता है, यानी ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
जो पहला वाला ऑप्शन कह रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूजेज डॉलर टू लॉक रोज एंड कॉलम रेफरेंसेस, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो सेल की वैल्यू होती है वो फिक्स हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो ये ऑप्शन हो जाएगा ये भी आपका गलत है। ओके, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है कि एब्सोल्यूट जो रेफरेंसिंग है, यानी जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया, वो डॉलर साइन को यूज करता है और लॉक कर देता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि जो भी इसमें चारों कथन दिया है वो सब सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, यानी कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है जो सही है। ओके, सारे के सारे गलत हैं। यानी पहला जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है वो डॉलर साइन को यूज करके लॉक और रो कॉलम को रेफरेंस के मतलब लॉक कर देता है, ये गलत है। सेल रेफरेंस आर नॉट यूज्ड इन फार्मूलाज, ये भी पॉइंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फार्मूला यूज करता है, क्योंकि जो एक्सेल में सारे काम होते हैं, मोस्ट ऑफ द काम जो है वो फार्मूला के बेस पे होते हैं, तो ये कैसे नहीं होगा कि फार्मूला को यूज़ नहीं करेगा। तीसरा वाला जो कह रहा है आपका कि मिक्स्ड जो रेफरेंसिंग है नॉट पॉसिबल इन एक्सेल, कैसे पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि तीसरा जो क्वालिटी या तीसरा जो टाइप है वो बेसिकली मिक्स्ड टाइप ही है। ओके, और चौथा क्या कह रहा है कि रिलेटिव रेफरेंसिंग कीप्स द सेल फिक्स्ड, ये रिलेटिव वाला जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता, इस वजह से ये भी गलत है। ओके, इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कोई भी सही नहीं है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सवाल किसके संदर्भ में था? तो सेल रेफरेंस के संदर्भ में था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, सेल रेफरेंस से संबंधित सवाल था। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जो इज इक्वल टू सब टोटल 9, A1 ये सब दिया है, किस प्रकार से सम से भिन्न है। ओके, यानी बेसिकली यहाँ पे सब टोटल और सम से जो डिफरेंस है एक दूसरे से पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सम टोटल होता क्या है और सम क्या होता है। सम टोटल की अगर हम लोग बात करें तो सम टोटल जो होता है ना, वो मैनुअल रूप से छपाई या छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सब टोटल है वो रोज़ या कॉलम में जो भी आप डेटा को पुट कर रहे हैं, अगर उसे मैनुअली यानी अपने आप से आप उसको छुपाना चाह रहे हैं तो उसे वो जब फाइनल आप कह लीजिए कि गणना करता है ना, तो उसको छिपा देता है, उसे अनदेखा कर देता है। ओके, अनदेखा कर देता है। कहने का मतलब है कि जो सब टोटल है, सब टोटल जो है वो मैनुअल रूप से जो छिपाई गई पंक्तियां होती हैं उसको क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है। लेकिन अगर सम की बात किया जाए, सम की, तो उन सभी पंक्तियों को शामिल करता है, चाहे वो आप छिपा लें चाहे उसे वो लगाए ही नहीं। ओके, यानी जो भी उसके पास पहुंचेगा सबको कैलकुलेट करके वो गणना करेगा। तो सवाल क्या पूछा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सब टोटल क्या होता है? जो भी आप मैनुअली डेटा को चुरा रहे हैं या छिपा रहे हैं उसको वो अनदेखा कर देगा। लेकिन सम में जो होता है वो बेसिकली जितनी भी गणना आप देख रहे हैं वो छिपी हो या नहीं, उन सभी को शामिल करने की कोशिश करता है। ओके, एक एक करके देखते हैं ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सब टोटल में छिपी हुई पंक्तियां शामिल होती हैं, नहीं होती, क्योंकि अगर आप कोई भी मैनुअली आप छिपा ले रहे हैं तो वो उसको अनदेखा कर देता है, ना कि वो उसे शामिल करता है। ओके, पहला वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा क्या कह रहा है कि सब टोटल योग के बजाय औसत लौटाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो कैलकुलेट करता है, औसत की बात नहीं करता है। ओके, तो ये बेसिकली देखा जाए तो दूसरा वाला भी आपका गलत है। तीसरा क्या कह रहा है कि सब टोटल जो है मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सब टोटल होता है वो मैनुअली जो भी चीज़ है उसको अगर आप छिपा रहे हैं तो उसको क्या करता है? वो अनदेखा करने का काम करता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सब टोटल टेक्स्ट सेल को अनदेखा करता है, ऐसा नहीं है। ओके, ये जो भी आप छिपा रहे हैं उन सभी चीज़ों को अनदेखा करता है। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट हो गया, मैसेज हो गया, इन सबको अनदेखा नहीं करता। जो भी आप दे रहे हैं अगर उसे आप छिपाना चाह रहे हैं तो सभी को अनदेखा कर देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही आपका जो है कि सब टोटल जो है मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियां अनदेखा कर देने का काम करता है, लेकिन सम जो होता है उन सभी पंक्तियों को शामिल करता है, चाहे वो छिपी हो या नहीं छिपी हो। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट कि एमएस एक्सेल, जस्ट अ मिनट, एमएस एक्सेल के बारे में बात कर रहा है कि एमएस एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। एमएस एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। ओके, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप सेल लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग व्यक्तिगत सेल को सुरक्षित कर सकते हैं। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है।
एमएस एक्सेल के बारे में जो रॉन्ग पॉइंट है उसको हम लोगों को चूज करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन में जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि यू कैन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल सेल्स यूजिंग सेल लॉकिंग। बिल्कुल सही बात है कि आप सेल लॉकिंग का उपयोग करके अलग अलग जो पर्सनल सेल है उसको सुरक्षित कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुलाइज करने में मदद करता है, यानी चार्ट्स इन एक्सेल हेल्प्स विजुलाइज न्यूमेरिक डेटा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक वर्कशीट में अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये है फैक्चुअल नेचर का, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि किसी भी वर्कशीट में अगर आप देखेंगे तो उसमें 16,384 जो होते हैं वो आपको कॉलम देखने को मिलेंगे। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं, ये नंबर आप ध्यान रखिएगा, इसे कहीं लिख लीजिए, एक दो बार इसको कम से कम आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट फैक्चुअल है और ये पॉइंट सही है। ओके, यानी आपसे सिंपली इतना ही सवाल पूछ लेता है कि एमएस एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, यानी मैक्सिमम कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,384 जो कॉलम होते हैं वो एक एमएस एक्सेल के सीट में देखने को मिलते हैं। ये स्टेटमेंट भी, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। अगला वाला क्या कह रहा है कि एक्सेल उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देता है। ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति कौन देता है, एक्सेल उपयोगकर्ताओं को एमएस एक्सेल देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, कहने का मतलब यही है कि अगर ये चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं इनमें से, क्योंकि पूछा क्या है कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी जो भी ऑप्शन दिया है वो सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इनमें से एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि जो एमएस एक्सेल होता है ना उसमें मैक्सिमम जो होता है 16,384 कॉलम होते हैं। अभी सवाल इसके बारे में आया है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को जोर भी दे रहा हूँ कि आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि कौन सी विशेषता जो होती है वो उपयोगकर्ताओं को, कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को उनके प्रश्नों क्वेरीज को पूरा करने में मदद करती है। ओके, इन चारों ऑप्शन की बात कर रहा है कि व्हाट फीचर्स हेल्प्स यूजर्स कंप्लीट देयर क्वेरीज। जो भी आप क्वेरीज चाहते हैं, यानी हम और आप तो एक उपयोगकर्ता ही तो हैं, हम लोग एक यूजर्स हैं, तो सवाल कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वॉइस सर्च हो गया, सर्च हिस्ट्री हो गया, मैनुअल एंट्री हो गया या ऑटोफिल सजेशन हो गया, कोई नहीं, इन चारों ऑप्शन में से अगर देखिए तो वो कौन सी विशेषता है जो कि यूजर्स को उनके प्रश्नों को या क्वेरीज को पूरा करने में मदद करती है। तो वॉइस सर्च करती है, उतना नहीं करती है। सर्च हिस्ट्री करती है, नहीं करती है। मैनुअल एंट्री की बात करें तो ये भी नहीं करते। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑटोफिल सजेशन जो होता है वो क्वेरीज को यानी क्वेश्चनों को पूरा करने में मदद करती है। बेसिकली ऑटोफिल सजेशन जो है, यह सुविधा जो है ये यूजर्स द्वारा टाइप किए गए अक्षरों के आधार पर स्वचालित रूप से संभावित खोज शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव देती है, जिससे समय की बचत होती है और खोज प्रक्रिया अधिक कुशल बनाती है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो आप लोग जब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप ऑटो करेक्शन वाला जो ऑप्शन होता है अगर उसे आप ओपन कर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप उस पॉइंट को मतलब उस वर्ड को लिखना चाह रहे हैं, दो तीन अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट उसके लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो करेक्ट होके आ जाता है। तो ऑटो करेक्शन का ये बेसिकली अगर देखा जाए तो वो ऑटो फिल करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। उससे क्या होता है कि आप मैसेज करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, आपका मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो सदुपयोग आप कर पाते हैं उसका। बस इसका एक ही कमी है, कमी मतलब ये हमारी तरफ से अपना ओपिनियन है, हो सकता है ये सही हो। उसकी कमी एक है कि आप स्पेलिंग भूलते जाएंगे। ओके, ये मेरी बात समझिएगा कि जब भी आप व्हाट्सएप पे या कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं अगर उसको ऑटो करेक्शन के थ्रू वो वर्ड आता जाएगा ना तो एक लिमिट के बाद आप धीरे धीरे उसके वर्ड की जो मीनिंग होते हैं ना या अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जैसे लॉक करना है LOCK होता है, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को जितना ज़्यादा उसको यूज करेंगे तो आप उतना ज़्यादा उसको भूलते भी जाएंगे। ओके, तो सवाल जो पूछा है कि कौन सी विशेषता जो है उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों यानी क्वेरीज को पूरा करने में मदद करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोफिल सजेशन। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। ओके,
इन चारों ऑप्शन में फार्मूला टैब हो गया, लेआउट टैब हो गया, डेटा टैब हो गया, डिज़ाइन टैब हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा टैब जो है इन चारों में आपको चार्ट प्रकार बनाने और चुनने और एक्सेल के डेटा को डेटा स्रोत को जो है वो व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड करने की अनुमति देता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला फॉर्मेट टैब की अगर बात करें तो ये फॉर्मेट करने का काम करेगा, ये व्यवस्थित करने का कैसे काम कर लेगा भैया? पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। लेआउट की बात करें तो लेआउट यानी एक आउटर लाइन खींचने की बात करता है, ना कि व्यवस्थित करने की बात करता है। डेटा टाइप की बात किया तो डेटा एंट्री की बात करता है, ना कि वो आप कह लीजिए कि उसको चुनने या व्यवस्थित करने की बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब जो होता है वो एक्सेल में अगर आप देखेंगे तो चार्ट प्रकार को चुनने में और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सेल में अगर डिज़ाइन टैब की बात किया जाए तो इसका जो उपयोग है वो चार्ट प्रकार को बदलने यानी लेआउट को समायोजित करने, चार्ट के लेआउट में परिवर्तन करने और चार्ट की स्टाइल में अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डिज़ाइन टैब हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इससे थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट भी समझने को आएगा। सवाल कह रहा है कि एमएस एक्सेल में यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप मुख्य अंतर क्या है? यानी इनमें से मैं एक एक करके अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। सवाल क्या कहना चाह रहा है भैया? सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों में एक्स लुकअप और उधर मैं लिख दे रहा हूं वी लुकअप। ये कह रहा है कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, यानी प्राइमरी डिफरेंस इन दोनों में क्या है। एक एक करके देख लेते हैं। पहले एक्स लुकअप की बात कर लेते हैं। एक्स लुकअप क्या होता है? एक्स लुकअप की अगर बात करें तो ये किसी भी दिशा बाएं या दाएं में खोज कर सकता है। जो पहला पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि जो एक्स लुकअप होता है ये किसी भी दिशा में यानी चाहे वो बाएं हो चाहे दाएं हो उनमें खोज करने का काम कर सकता है। लेकिन वी लुकअप की अगर बात करें तो वी का मतलब होता है वर्टिकल। यहाँ पे वी का मतलब होता है वर्टिकल। तो ये क्या करता है कि केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है। ओके, ये दोनों डायरेक्शन में करता है यानी किसी भी दिशा में कर सकता है एक्स लुकअप। लेकिन वी लुकअप जो होता है वो बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ही खोज कर सकता है। ये दोनों दिशाओं में खोज कर सकता है, चाहे वो बाएं हो, दोनों दिशाओं में, चाहे वो बायां हो चाहे वो दायां हो, लेकिन वो बाएं से दाएं ही खोज कर सकता है। ओके, इसके अलावा इसके दूसरे पॉइंट को अगर हम लोग समझें तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डेटा में काम कर सकता है। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डेटा में ये काम कर सकता है। कौन? एक्स लुकअप। लेकिन वी लुकअप की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल कॉलम में ही खोज कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल कॉलम में ही खोज कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो इसका पर्टिकुलर पॉइंट है कि जो एक्स लुकअप है ये केवल या एक्सेल 2000, तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये एक्सेल 2021 एंड ऑफिस कह लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ऑफिस 365 में उपलब्ध है। ये पुराने वर्जन में उपलब्ध नहीं है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 3 पॉइंट इधर बताए एक्स लुकअप के, 2 पॉइंट मैंने वी लुकअप के बताए। सवाल क्या पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप में क्या मुख्य अंतर है, वही आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ इन सारे पॉइंट को क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको समझ में आना जरूरी है। क्योंकि सवाल हो सकता है इस बार आपको इन दोनों में से किसी एक से पकड़ के सवाल पूछ ले। ओके, तो सवाल क्या मतलब पॉइंट क्या है कि जो एक्स लुकअप होता है ये अगर देखें तो ये किसी भी दिशा में चाहे वो बाएं हो चाहे वो दाएं हो वो खोज कर सकता है। इसके अलावा जो ये पॉइंट है इसकी कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डेटा में काम कर सकता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो एक्स लुकअप है ये एक्सेल 2021 के बाद वाले जितने भी वर्जन आए हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा, उसके पहले वाले वर्जन में ये उपलब्ध नहीं है। ओके, यानी ये अगर आप देखेंगे तो एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है 2021 तक वाले में वहाँ तक ये सपोर्ट करता है, उसके पहले वाले वर्जन में ये नहीं करता। वी लुकअप की बात करें तो ये बेसिकली बाएँ से दाएँ केवल डेटा को आप कह लीजिए खोज करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये सिर्फ वर्टिकल कॉलम में ही खोज करता है, ना कि ये हॉरिजॉन्टल में। लेकिन एक्स लुकअप जो होता है वो दोनों में कर लेता है। अब हम लोग आते हैं सवाल के ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्स लुकअप
रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यक्स लुकअप अलाउज रिवर्स एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप, बात बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यही इसका मेन आप कह लीजिए कि डिफरेंस भी है। यक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप में अनुमति देता है। यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट जो मैं बताया था वही है। ओके, इसके अलावा क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं ऑप्शन में। यक्स लुकअप जो होता है को शॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि यक्स लुकअप एक्सेल के सभी वर्जन में उपलब्ध है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ऑफिस के एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 में ही उपलब्ध है, उसके पहले वाले वर्जन में नहीं है, तो सभी वर्जन में तो नहीं होना है। ओके, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि यक्स लुकअप जो है वो केवल वर्टिकली खोज कर सकता है, ये वर्टिकली सिर्फ वी लुकअप खोज कर सकता है, ना कि यक्स लुकअप कर सकता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए ना कि प्रत्येक सुविधा, यानी यहाँ पे कॉलम ए में जो अगर देखेंगे तो ये सुविधा की बात कर रहा है, और कॉलम जो बी दे रखा है इसके प्राइमरी उद्देश्य की बात कर रहा है, यानी प्राइमरी उद्देश्य की बात कर रहा है। मैं प्राइमरी को ऐसे ही लिखता हूँ, थोड़ा सा मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर ये क्या लिख दिया। मैं प्राइमरी को ऐसे लिखता हूँ, सेकेंडरी को ऐसे लिखता हूँ, टर्शियरी को ऐसे लिख देता हूँ। ये मेरा अपना वो शॉर्टकट है, बट ये आपको समझाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। ये जो कॉलम बी दे रखा है ये इसकी प्राइमरी उद्देश्य की बात कर रहा है, और सुविधा की बात कर रहा है वो कॉलम ए में कह रहा है। अब एक एक करके देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। मेल मर्ज की बात कर रहा है। मेल मर्ज पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेल मर्ज क्या होता है। किसी भी लेटर को या किसी भी आप कह लीजिए डॉक्यूमेंट को मेल करते वक्त एक ही साथ मर्ज करके अलग अलग जो सामने होते हैं उनको भेज देना। ओके, यानी जिनको हमें मेल भेजना है उनको ये जो डॉक्यूमेंट हो गया, लेटर हो गया, इन सबको एक साथ मर्ज करके भेज देना। ओके, इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग मैच कराने की कोशिश करें तो ये दूसरे वाले पॉइंट में हम लोग मैच करा सकते हैं कि डेटा बेस से डेटा को दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना। ओके, एक का आप देखेंगे तो एक का आपका दो हो जाएगा। इसके बाद पाइवोट टेबल की अगर हम लोग बात करें तो पाइवोट टेबल से संबंधित आगे एक सवाल अभी और आएगा। ओके, पाइवोट टेबल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या काम करता है बेसिकली, तो ये डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण होता है। इसका दो वाला हो जाए, एक से मैच करा दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि आपका ट्रैक चेंजेज की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली क्या काम करता है कि ट्रैक करने का काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रैक करेगा। ओके, तो दस्तावेज संशोधन को ट्रैक करने की सुविधा है, यानी इसको 3 4 से अगर मिला दिया जाए तो आपका प्रॉपर मैचिंग हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन वी लुकअप अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ही है। तो ये क्या कहता है कि किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल खोजने का काम करता है, बात बिल्कुल सही है। तो ये आप 3 से मिला दीजिए, यानी जो भी आपका आंसर ऑर्डर में होगा 2 1 4 और 3 में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका देखिए 1 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3। ओके, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट आ रहा है उसको हम लोग समझने की भी कोशिश करें। देखिए यहाँ पे वी लुकअप आ गया, इसको अभी हम लोगों ने समझा था। मेल मर्ज की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा था। पाइवोट टेबल का अभी एक सवाल और आगे आने वाला है। ट्रैक वाला इतना वर्ड दे दिया था कि उसको ट्रैक करके हम लोग ऑप्शन तक पहुँच गए। ओके, तो एक एक करके हमें देखना है कि किस तरीके से हमें ऑप्शन पे जाना है। अगले सवाल पे चलते हैं कि कह रहा है कि एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी और कार्य क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। तो इसका प्राइमरी कार्य क्या है भैया बता ही दीजिए। तो इसका जो प्राइमरी कार्य है एक करके देखते हैं। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि किसी तालिका में क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल रूप में खोजना, ये तो नहीं होने वाला क्योंकि ये वर्टिकल होगा। वी का मतलब ही होता है यहाँ पे वर्टिकल, यानी वर्टिकली एक वर्टिकल रूप में ही खोजता है, ना कि हॉरिजेंटल रूप में, यानी पहला वाला तो आपका गलत हो गया। प्राइमरी कार्य पूछ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू को रिटर्न करना, बात बिल्कुल सही है। ओके, यानी जो वी लुकअप होता है वो किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करता है, बात सही है, और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू को रिटर्न करने का भी काम करता है, ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, डायनामिक चार्ट बनाना, यानी डायनामिक चार्ट बनाने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करता है। ओके,
और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कई वर्कसेट में डेटा को संयोजित यानी कंबाइन करने का काम करता है, तो ये भी नहीं करता है। तो वर्टिकली लुकअप क्या करता है, मैंने आपको अभी कुछ सवाल पहले पहले बताया कि जो वर्टिकली लुकअप होता है वो केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है और केवल वर्टिकल कॉलम में खोज करता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्टिकल लुकअप। यानी यह एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी वैल्यू को एक कॉलम में ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल खोजता है और फिर उसी रो में दिए गए किसी निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करने का भी काम करता है। कौन करता है भैया, तो आपका वर्टिकल लुकअप करता है। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसके प्राइमरी फंक्शन की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके। कहने का मतलब है कि विच एक्सेल फीचर्स अलाउ यू टू सेट क्राइटेरिया फॉर डेटा एंट्री इन ए सेल देयर बाई प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इनवैलिड डेटा। ओके, पहला कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा कह रहा है फिल्टरिंग, तीसरा कह रहा है डेटा व्यूज, चौथा कह रहा है डेटा वैलिडेशन। तो इसका अगर देखा जाए कि जो किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देता है जिससे क्या होगा कि जो आप कह लीजिए इनवैलिड डेटा है उसकी प्रविष्टि को रोका जा सके, तो ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है डेटा वैलिडेशन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, डेटा सत्यापन। वो सत्यापित करेगा तभी तो आप डेटा को उसमें फिल कर पाएंगे। अगर वो डेटा को सत्यापित नहीं करेगा तो उसको प्रॉपर कैसे वैलिड कर पाएंगे या वैलिडिफाई कर पाएंगे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सेल में अगर देखा जाए तो डेटा वैलिडेशन की जो सुविधा होती है, आपको किसी सेल या सेल रेंज में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड जैसे संख्या हो गया, सीमा हो गया, टेक्स्ट हो गया, लंबाई हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, ये सब हैं, उनको निर्धारित करने की अनुमति देता है। और इससे क्या होता है कि जो इनवैलिड डेटा होता है उसको प्रविष्ट होने से रोका भी जा सकता है। वो किसके अंतर्गत होगा, डेटा वैलिडेशन के। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें मेंशन कर रखा है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दे रखा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फिल्टर करने का मतलब ये जो चीज़ हमें चाहिए वो हम ले लेंगे, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको वापस कर देंगे। ओके, तो फिल्टरिंग का उपयोग अगर देखा जाए तो डेटा को छांटने और केवल उन रिकॉर्ड्स को दिखाने के लिए किया जाता है। यह प्रविष्टि को नियंत्रित नहीं करता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। फिल्टरिंग का मतलब है कि डेटा को हम लोग छांटें, जिसकी ज़रूरत है उसे एक्सेप्ट कर लें, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भेज दें, लेकिन यह जो है वो प्रविष्टि को नियंत्रित कंट्रोल नहीं करता है। कौन, फिल्टरिंग। ओके, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। वो सवाल आ गया जिसको मैं अभी कुछ सवाल पहले बोला था कि आगे एक सवाल है पाइवोट टेबल्स। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि ये पहला अभी मतलब असर्सन का है और दूसरा रीजन वाला है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पाइवोट टेबल की बात कर रहे हैं तो पहले पाइवोट टेबल होता क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एमएस एक्सेल में अगर पाइवोट टेबल की बात किया जाए तो एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल एक ऐसा टूल है, बेसिकली क्या है, एक तरीके का ये ऐसा एक टूल है जिसका उपयोग बड़े डेटा को सारांश में देखने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। बेसिकली पाइवोट टेबल का जो यूज़ किया जाता है ना, वो डेटा की समरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन, पाइवोट टेबल का। ओके, यह विशेष रूप से अगर देखा जाए तब उपयोगी होता है जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालना है। मान लीजिए आपके पास बहुत कई 100 पन्नों का डेटा है, उससे आपको रिपोर्ट निकालना है, तब इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और यह यूजर्स को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति भी देता है। यानी ये बड़े काम की चीज़ है भैया, पाइवोट टेबल्स। ओके, अब हम लोग आते हैं सवाल के मतलब दोनों पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल या पाइवोट टेबल बड़े डेटा सेट को गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करता है। बात सही है। मैंने आपको बताया कि जो पाइवोट टेबल्स होता है वो बेसिकली समरी करने के लिए, उसके बड़े बड़े डेटाओं को यानी कई सौ पन्नों के अगर डेटा है उनको समराइज करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो असर्सन है वो तो बिल्कुल सही है।
रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है कि पिवट टेबल्स होता है वो यूजर्स को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देता है। बात ये भी बिल्कुल सही है, यानी असर्सन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। इसके अलावा इसका जो रीज़न है वो असर्सन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न आर करेक्टली एक्सप्लेन्ड असर्सन, तो जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका पर्टिकुलर सवाल पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बात सही है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि उन्नत एक्सेल फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? उन्नत एक्सेल फीचर, यानी सवाल क्या कहना चाह रहा है कि एडवांस्ड एक्सेल फीचर के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो एक एक करके देख लेते हैं कि पहले एडवांस एक्सेल फीचर में होता क्या है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है एडवांस वाले में? पहला कह रहा है कि इफ़ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी एडवांस एक्सेल फीचर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो इफ़ होता है, इस इफ़ फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई शर्त सही है या गलत है और उसके अनुसार परिणाम देता है। कौन भैया? इफ़ फंक्शन, ओके। एडवांस एक्सेल फीचर में जो इफ़ फंक्शन है उसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई शर्त सही है या गलत है और उसके अनुसार परिणाम देता है। मतलब इफ़ फंक्शन मानों के बीच में तार्किक तुलना की अनुमति देता है, ये बात बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये कह रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है, ओके। बिल्कुल सही बात है। अगर कंडीशन वाली कोई चीज़ आ जाएगी तो उसमें फेरबदल तो किया ही जा सकता है ना, कोई फिक्स्ड चीज़ होती तो उसमें चेंजिंग नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी आप हमसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपसे कुछ मांग लूँ, आप हमारी बात को सुन लीजिए, मैं आपकी बात को सुन लूँ, और एक आप कह लीजिए कि उस मतलब उस रिजल्ट पे पहुँचें कि कुछ चीज़ें आप सह लीजिए, कुछ हम सह लें। तो वही बात करिए, यानी कंडीशन वाला बात रख दिया। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग कैन चेंज सेल अपीयरेंस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बात बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली सही है, ओके। यानी अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अगर रुकावट आ रही है तो उसको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, एक ही गाड़ी है, दो लोग, तो ये होगा कि आधा आप चले जाइए आधा हम, एक कंडीशन हो जाएगा। अगर कोई एक इंसान जाएगा तो वो तो फिक्स हो गया ना कि भाई हम ही जा रहे हैं, हम ही दबदबा बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल में होगा कि थोड़ा आप सह लीजिए, थोड़ा हम सह लें, और बात को रफा दफा करते हैं। तो वही बात कह रहा है यहाँ पे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो मैक्रोज एक्सेल में अगर देखा जाए तो VBA स्क्रिप्ट की मदद से दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित रूप से किया जा सकता है। किसकी मदद से? बाई हेल्प ऑफ VBA स्क्रिप्ट, VBA स्क्रिप्ट की मदद से होगा ये चीज़, ओके। VBA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया? पहले फुल फॉर्म जानिए, बाद में सवाल को सॉल्व करेंगे। VBA का होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ओके। ये पॉइंट, यानी इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस सवाल का तीनों स्टेटमेंट आपको सही दिखेंगे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवांस एक्सेल फीचर से संबंधित पॉइंट को लेकर, ओके। तो यानी जो भी पॉइंट इसमें दिया है सारे के सारे पॉइंट इसमें सही हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट कि MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? यानी सवाल कहना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़, यानी रोज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, रोज़ की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी कुछ सवाल पहले मैंने आपको बताया था कॉलम की मैक्सिमम संख्या कितनी है, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है वो MS एक्सेल 2007 के बारे में पूछ रहा है, ओके। इसके पहले के वर्जन को अगर आप देखेंगे तो उसमें और कम था, तो ये एडवांस वर्जन है बेसिकली। तो MS एक्सेल 2007 से संबंधित पूछ रहा है। अगर इनमें रोज़ की बात किया जाए, यानी पंक्तियों की बात किया जाए, तो पंक्तियों की जो मैक्सिमम संख्या है वो आपकी हो जाएगी इसका हो जाएगा 10,48,000
576, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे सवाल पूछे कि एम एस एक्सेल 2007 वर्कशीट में रोज़ यानी पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10,48,576। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कॉलम की संख्या होगी, कॉलम जस्ट अ मिनट, कॉलम की जो मैक्सिमम संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉलम की जो मैक्सिमम संख्या होगी, पिछले सवाल में आया हुआ है 16,384। इसीलिए मैं आपसे बोला भी था कि आगे एक सवाल आपको मिलेगा, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में समझ लेंगे। तो किसी भी एम एस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अगर कॉलम की बात किया जाए तो 16,384 मैक्सिमम होगा, और रोज़ की अगर बात किया जाए तो 10,48,576 होगा। ये दोनों पॉइंट आप कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल पॉइंट है, ये सवाल वापस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट ये मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई किस पे होंगी, तो एम एस एक्सेल 2007 के वर्कशीट पे होगी। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो आती थी, यानी इससे पहले जितने भी डेटा आते थे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि 2007 से पहले जो एम एस एक्सेल आता था, उसमें अगर पंक्तियों की बात किया जाए यानी रोज़ की बात किया जाए, तो उसकी जो मैक्सिमम नंबर होती थी या मैक्सिमम संख्या होती थी वो 65,536 होती थी। और जो कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो उसकी संख्या होती थी 256 मैक्सिमम। ओके, ये बात कब की है, इसके पहले की है, किसके, 2007 के एम एस एक्सेल से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले इतनी होती थी, लेकिन अब इसके बाद जब एम एस एक्सेल 2007 आया तब ये संख्या इतनी हो गई। कितनी कितनी भैया, वो आपको मैंने बता दिया। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है कि एक्सेल फार्मूला में डॉलर जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है। डॉलर चिन्ह की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डॉलर चिन्ह का अगर देखा जाए उपयोग, यानी एक्सेल में डॉलर चिन्ह का जो उपयोग है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात करता है। ओके, पहले ही सवाल में हम लोगों ने देखा था रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो जो एब्सोल्यूट वाला था ये बेसिकली उसी में यूज किया जाता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो कि एक्सेल में काम करता है बेसिकली, उसमें इसका उपयोग किया जाता है जब किसी सेल को एड्रेस में डॉलर जोड़ा जाता है तो वह सेल एड्रेस फिक्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई सेल एड्रेस है, अगर उसमें डॉलर को ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो फिक्स हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट वाला जो था वो फिक्स था, रिलेटिव वाला जो था वो चेंज था, मिक्स वाला जो था वो भी फिक्स ही था। तो एब्सोल्यूट और मिक्स वाला जो थे वो दोनों फिक्स थे, लेकिन जो रिलेटिव सेल डिफरेंस था वो चेंजेबल था, यानी वो फिक्स नहीं था। तो बेसिकली डॉलर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोई भी सेल एड्रेस होता है वो फिक्स हो जाता है और किसी भी दिशा में कॉपी करने पर भी वह नहीं बदलता। ओके, अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यह एक वित्तीय मूल्य को प्रदर्शित करता है, नहीं करता भैया। यह एक विशिष्ट प्रकार के डेटा फॉर्मेट को दर्शाता है, ये भी नहीं करता। यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो डॉलर चिन्ह है वह एक तरीके के एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित डेटा का उदाहरण नहीं है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर रहा है। इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या, उसको समझेंगे तभी तो हम लोग आगे आएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा डेटा या वह डेटा जिसका कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप यानी फॉर्मेट या संरचना यानी स्ट्रक्चर नहीं होता। कहने का मतलब है कि ऐसा डेटा जिसका कोई पूर्व निर्धारित फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट भी नहीं होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी नहीं होना चाहिए। यह अक्सर टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, इमेज के फॉर्म में होता है, वीडियो के फॉर्म में होता है या ऑडियो के रूप में होता है। कौन, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। किसमें, टेक्स्ट यानी मैसेज के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल जो कहना चाह रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इनमें से नहीं है। तो सोशल मीडिया पोस्ट की अगर बात करें तो या तो ये टेक्स्ट होगा या तो मेल होगा, ये तो हो जाएगा।
सेंसर रीडिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेंसर रीडिंग एक तरीके का हो सकता है। स्प्रेडशीट की अगर बात करें तो ये तो एक्सेल की बात कर रहा है। चौथा क्या रहा है, ईमेल, ईमेल भी होता है, ये भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी जो स्प्रेडशीट टेबल होता है वो एक तरीके का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का उदाहरण नहीं है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता था। अभी हम लोगों ने ये सवाल किया था। ओके, ये सवाल देखिए रिपीटेड है। अगर आपको हर एक सवाल प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके समझ रहे हैं तो ये सवाल रिपीटेड है, आप देखते ही तुरंत आंसर लगाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है एच लुकअप्स, नहीं होगा। सम अप, सम इफ की बात कर रहा नहीं होगा। इंडेक्स की बात कर रहा नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी लुकअप। मैंने कुछ सवाल पहले आपको बताया था कि वी लुकअप बेसिकली यह किसी मान को पहले कॉलम में खोजता है और फिर उसी पंक्ति में एक निर्दिष्ट कॉलम का मान लौटा देता है, लौटाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी लुकअप ऐसा काम करता है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है डैश एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। क्या फार्मूला या अल्फ़ाबेट या संख्या या प्रतीक। तो ऐसा क्या हो सकता है भैया कि एक समीकरण जो वर्कशीट डेटा पे संचालन करता है तो वो तो फार्मूला होगा ना। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सूत्र होता है यहाँ पे अगर आप सूत्र को फिल करेंगे तो बहुत प्रॉपर आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। जो सूत्र होता है एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एमएस एक्सेल में अगर देखा जाए तो फार्मूलाज जो होते हैं ना, एक गणितीय एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी सेल को में गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फार्मूलाज हमेशा इज इक्वल टू यानी बराबर से शुरुआत होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी फार्मूला का उपयोग किया जाएगा या यूज किया जाएगा तो बराबर का साइन से ही शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सेल डिफरेंस, संख्याएं, ऑपरेटर और फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी फार्मूला जब भी आज आप उपयोग करेंगे तब आप उसके कोई भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं उसके पहले आप एक इक्वल टू साइन लगा देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है। ओके, यानी इसका आउटपुट क्या है। तो अगर इसकी बात किया जाए, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। इसकी अगर एमएस एक्सेल में देखा जाए तो एम आई डी फंक्शन का जो सिंटैक्स होगा वो इस तरीके से होगा, एम आई डी। इसके अलावा एक आएगा आपका टेक्स्ट, एक आएगा आपका स्टार्ट नंबर, एक आएगा स्टार्ट अंडरस्कोर नंबर, एक आपका आएगा नंबर अंडरस्कोर चार्स। ओके, ये आएगा। अब सवाल क्या पूछा है, वर्ड दे रखा है लाइब्रेरी, समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइब्रेरी वर्ड दे रखा है, लाइब्रेरी। ओके, तो क्या कह रहा है कि इसका जो सिंटैक्स बनेगा क्या बनेगा। पहला टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो लाइब्रेरी आपका आ गया। अब जो टेक्स्ट है वो आपका लाइब्रेरी हो गया। अब क्या कह रहा है कि स्टार्ट नंबर, यानी यहाँ पे देखिए आपको 4 दे रखा है तो इसका चौथा वाला देखिए क्या होगा। लाइब्रेरी में अगर चौथा देखेंगे तो आप LIBR है, यानी इसका R हो जाएगा। यानी ये वाला जो हो जाएगा ये आपका आर हो जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है कि नंबर 4 से, यानी यहाँ 4 के बाद 2 है तो 2 है तो इसके बाद 2 और एक और ले लिया जाएगा, यानी ये चौथा आर है। इसके बाद जस्ट अगला वाला कौन सा, ए है। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा RA हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सवाल जैसे बनेगा कि इज इक्वल टू MI लाइब्रेरी 4 2 दे रखा है तो 4 और 2 को ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी मेन वर्ड है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बनाया वो फार्मूला आपका MID टेक्स्ट कामा स्टार्ट अंडर स्कोर, आप कह लीजिए कि नंबर, फिर नंबर अंडर इसको चार्ज दिया है। तो बेसिकली टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वर्ड जो दे रखा है लाइब्रेरी हो गया। स्टार्ट नंबर की बात करें तो यहाँ 4 दिया है तो लाइब्रेरी में जो चौथा अल्फ़ाबेट होगा वो हो जाएगा, यानी R हो गया। इसके बाद नंबर चार्ज दे रखा है, इसका मतलब है कि 4 के आगे 2 दे रखा है तो वो दूसरा वाला हो जाएगा, यानी 2 को आप कंबाइंड कीजिए तो लाइब्रेरी के बाद चौथा R आया था, उसके जस्ट आगे वाला यानी 2 हो गए, दोनों को मिलाइए RA हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है, यानी फार्मूले का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो फार्मूला के एलिमेंट इनमें से कौन नहीं होगा। पहला कह रहा है मैथमेटिकल ऑपरेटर, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए।
दूसरा कह रहा है पिक्चर में क्या फार्मूले का घटक होगा, पिक्चर तो एक पिक्चर होता है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कि फार्मूले का घटक नहीं है। वर्कशीट फंक्शन की अगर बात करें तो हो सकता बिल्कुल घटक होगा। सेल रेफरेंस की बात करें तो ये भी मैथमेटिकल काम के लिए यूज होता है, ये भी होगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल जो पूछा है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाए पिक्चर। ओके, तो बेसिकली अब सवाल ये बन सकता है कि फार्मूले का घटक कितने होते हैं, यानी सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सेल में फार्मूले के घटक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, 3। पहला आपका हो जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैं यहाँ पे इस साइड में लिख दे रहा हूँ। दूसरा हो जाएगा आपका वर्कशीट फंक्शन। तीसरा हो जाएगा आपका सेल रेफरेंस। ये तीनों जो हैं ये फार्मूले के घटक हैं। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और पिक्चर की अगर बात करें तो पिक्चर क्योंकि यह कोई एक केवल कह लीजिए आप ग्राफिकल एलिमेंट होता है और किसी भी गणना या डेटा प्रोसेस में इसका उपयोग या भाग इसका नहीं लिया जाता ये बेसिकली। तो पिक्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप कह लीजिए फार्मूला का घटक नहीं है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक्सेल में कभी कभी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर हैशटैग चिन्ह प्रदर्शित होता है, इसका मतलब क्या होता है। यानी अगर कोई साइन ऐसे आता जाए और मल्टीपल साइन ऐसे आता जाए तो इसका मतलब क्या होता है किसी एक्सेल शीट में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कुछ त्रुटि है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये सवाल पूछा तो इतना ईजी चीज़ तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कुछ छिपा हुआ कंटेंट होता है, नहीं होगा। तीसरा कह रहा है टेक्स्ट के स्थान पर नंबर दर्ज किए गए, नहीं होगा। चौथा कह रहा है आपका सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। बात यही बिल्कुल सही है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि बेसिकली जब भी आपको हैशटैग चिन्ह दिखेगा ना, जस्ट मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। जब भी आपको हैशटैग इंडिकेशन दिखेगा इसका मतलब है कि सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। यानी यह तब होगा जब सेल में लंबा टेक्स्ट, संख्या या कोई अन्य डेटा फिट नहीं हो पा रहा है। इसे ठीक करने के लिए कॉलम की चौड़ाई जो है उसको आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब ये चिन्ह हटेगा। यानी कॉलम जो है वो चौड़ा नहीं है, यही इस चिन्ह का बेसिकली मतलब है। यही आपको वो कहना चाह रहा है कि बेटा आप पहले कॉलम की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फिर मैं काम करना शुरू करता हूँ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की यादृच्छिक एकाधिक सेल, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी सुनिए, रैंडम मल्टीपल सेल। ओके, इसका अंग्रेजी होगा रैंडम मल्टीपल सेल, यानी हिंदी में कह रहा है यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय किस कुंजी को दबाए रखें। ओके, एल्ट या विंडोज़ या कंट्रोल या शिफ्ट। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल करेंगे तभी तो, इसका जो कंट्रोल अगर जो की है उसको अगर आप दबाए रहेंगे तो यह आपको अलग अलग सेल को एक साथ चुनने की अनुमति देता है। यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। जो कंट्रोल है वो आपको एक साथ अलग अलग सेल के एक साथ चुनने की अनुमति देता है। कौन? कंट्रोल जो है। और यही आपका रैंडम मल्टीपल सेल में जो होता है इसको दबा के आपको आगे काम करना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे डैश फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती है और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। पहला क्या कह रहा है? काउंट। दूसरा कह रहा है काउंटिंग। तीसरा कह रहा है कैलकुलेट। चौथा कह रहा है नंबर। एक एक करके देखते हैं भैया। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि द काउंट फंक्शन या काउंटिंग फंक्शन या कैलकुलेट फंक्शन या नंबर फंक्शन काउंट्स द नंबर, यानी काउंट ही तो कर रहा है, काउंट कर रहा है, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काउंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द काउंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द काउंट, जस्ट अ मिनट, द काउंट function count the number of cells that contain numbers and count numbers within the list of argument in an excel worksheet। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंट। अगर एमएस एक्सेल में अगर आप देखें काउंट जो फंक्शन है उसका उपयोग किसी दिए गए रेंज में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है काउंट का? तो ये बेसिकली संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए, ओके, संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, यह केवल संख्याएं गिनता है और खाली सेल, टेक्स्ट, तारीखें या अन्य गैर संख्यात्मक डेटा का ये अनदेखा कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि एमएस एक्सेल शीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ओके, सवाल क्या कहना चाह रहा है भैया इसका कि पूरे कॉलम हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो इनमें से एक एक करके देखते हैं कौन सी है आपकी। कंट्रोल सी की अगर बात करें तो ये तो कॉपी करने की बात करता है। ओके, ये कॉपी करने की बात करता है कंट्रोल सी। कंट्रोल स्पेस बार की अगर बात करें तो कंट्रोल स्पेस बार जो होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ही साथ पूरे कॉलम को हाईलाइट करने का काम करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कंट्रोल पेज अप की अगर बात करें, यानी जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये कंट्रोल पेज अप जो होता है ये वर्कबुक में पिछली सीट पर जाने के लिए होता है। ये वर्कबुक में पिछली सीट पर जाने के लिए ऐसा इसको दबाया जाता है। ओके, पिछली सीट में जाने के लिए, पिछली सीट पर हो जाएगा, पिछली सीट पर जाने के लिए, जाने के लिए। अब कंट्रोल एंटर की बात किया जाए तो ये कोई चीज़ बेसिकली उसको नीचे लाने के लिए होता है, यानी कंट्रोल एंटर चयनित सेल में रेंज में वर्तमान एंट्री के लिए ये किया जाता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और ये सीरीज़ भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल लग रही होगी आपके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, या जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसका ये थोड़ा सा, इसमें और भी सवाल काफ़ी हैं, ढेर सारे हैं। इस लेक्चर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट सेकंड होगा उसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में लेकर के आएंगे, सेकंड पार्ट को। ओके, पार्ट 2। तो पार्ट 1 कैसा लगा ये आप फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको हमेशा, मतलब ये बेसिकली आपको बेनिफिशियल हो रहा होगा। ओके, तो पीवाईक्यूज़ अगर आप करके जाएंगे तो आप खुद ही देखिए कि कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं। यही रीज़न है कि हम कोई चीज़ नई पढ़ने से पहले उसके उस एग्ज़ाम की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यूज़ को एक बार हम लोग पूरे डिटेल्ड एनालाइज करके देखें, ताकि हमें क्या होगा कि एक आइडिया लग जाए कि हमको किस किस लेवल पे जाके पढ़ाई करनी है और कैसा सवाल ये कमीशन जो है वो पूछता है। देखो भैया, सिंपल सी बात ये है कि हर कमीशन की अपनी एक खासियत होती है सवाल पूछने का। ऐसा नहीं है कि मतलब हर कमीशन इक्वल एक टाइप का सवाल पूछता है, नहीं। हर कमीशन की अपनी एक तैयारी होती है, हर कमीशन का अपना एक, आप कह लीजिए कि सवाल पूछने का तरीका होता है। तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो जो कमीशन कराता है, पहले उस कमीशन के जितने पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें, ताकि हमको एक आइडिया लगे कि ये सवाल, ये कमीशन के माइंड में चलता क्या है आखिर सवाल पूछने के दौरान, ताकि हमको एक बेसिक उसकी समझ डेवलप हो हमारे माइंड में, और उसी के बेस पे हम उस चीज़ की तैयारी करें जिस जिस एग्जामिनेशन की हम तैयारी करना चाह रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।